नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ओपन लर्निंग में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर एयर। तो पिछली वीडियो में हमने हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके बाद डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें हमने 5 लेयर डिस्कस की थी एटमॉस्फेयर की। कौन कौन सी? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड लास्ट में एक्सोस्फेयर। उसके बाद डिस्कस किया था वेदर एंड क्लाइमेट और लास्ट में टेम्परेचर। और साथ में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था इंसुलेशन का। तो आज हम वहीं से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करें। तो ये जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो सिर्फ दिन और रात में ही नहीं बल्कि सीजन टू सीजन भी चेंज होता है। जैसे कि समर्स का टेम्परेचर विंटर्स के मुकाबले काफी हाई रहता है। और टेम्परेचर को जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है वो है इंसुलेशन। इंसुलेशन अगर सिंपली बात करें तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन। आईएन से इनकमिंग, एसओएल से सोलर और एशन से रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो सन से अर्थ पर पहुंचती है। तो ये जो इंसोलेशन है वो डिक्रीज करती है फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। तो इक्वेटर पे क्या होता है? इंसोलेशन सबसे ज्यादा रिसीव होती है और पोलर एरिया पर ये धीरे धीरे कम होती जाती है। तो क्या होता है कि जब जो सन रेज होती है इक्वेटर पर फॉल करती है तो वहां पे उन्हें स्मॉल सरफेस एरिया कवर करना पड़ता है। जब वो स्मॉल सरफेस एरिया कवर करती है तो उसे ज्यादा हीट करती है। दूसरी तरफ पोलर एरियाज पर सन रेज जो रहती है वो हॉरिजॉन्टली फॉल करती है, जिस वजह से उन्हें लार्ज सरफेस एरिया जो है कवर करना पड़ता है और बहुत कम ही उसे गर्म कर पाती है। कई बार टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि फसलों के उगने के लिए वो टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है। टेम्परेचर इन द सिटीज इज मच हायर देन दैट ऑफ विलेजेस। जो विलेजेस में टेम्परेचर रहता है एज कंपेयर टू सिटीज वो लो रहता है। वो कैसे? अब सिटीज में रोड्स, बिल्डिंग ये सब कंक्रीट और मेटल से मिलकर बने हुए हैं। तो ये क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से वहां का टेम्परेचर जो होता है ज्यादा बढ़ जाता है। ये इसके अलावा जो सिटीज में पॉपुलेशन रहती है या क्राउड रहता है या व्हीकल से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। और सिटीज में जो क्राउड है वो बहुत ज्यादा रहता है और बिल्डिंग्स भी काफी ऊंची रहती है, जिसकी वजह से वहां पे वार्म एयर जो है ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से सिटीज का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा विलेजेस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कच्चे मकान होते हैं, व्हीकल्स ज्यादा इतना नहीं चलते हैं। दूसरा, नेचुरल वेजिटेशन एज कंपेयर टू सिटीज वहां पर ज्यादा होती है और कम क्राउडेड रहता है। तो अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि क्यों सिटीज में टेम्परेचर ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू विलेजेस में। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट एयर अबव अस प्रेसेस अस विद अ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडी। एयर जो है हमारी बॉडी पर कंटिन्यूसली प्रेशर क्रिएट करती रहती है, मगर हमें ये फील ही नहीं होता। अब एयर प्रेशर एक्चुअली में है क्या? Air pressure is defined as the pressure exerted by the weight of air on the earth surface। अगर सिंपली बात करें कि एयर प्रेशर क्या है तो वो है वेट है एयर का, जो कि अर्थ की सरफेस पर अप्लाई होता है। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, वो डिक्रीज करता है और एयर प्रेशर सी लेवल पर हाई रहता है। जबकि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो ये डिक्रीज होने लगता है। ये बात कर रहे हैं हम वर्टिकली, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एयर प्रेशर डिक्रीज करता है। अगर हॉरिजॉन्टली इसकी बात करें तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन पर कि किसी जगह पर टेम्परेचर किस तरह से है। अगर हाई टेम्परेचर है तो एयर प्रेशर क्या रहेगा, लो रहेगा। लो टेम्परेचर है तो एयर प्रेशर क्या रहेगा, हाई रहेगा। कैसे जानते हैं। अब क्या होता है कि जिन एरियाज में टेम्परेचर हाई रहता है वहां पे एयर क्या होती है, हीट करती है और राइज होती है। उस वजह से क्या क्रिएट होता है, लो प्रेशर एरिया। तो सिंपली अगर बात करें तो जैसे टेम्परेचर हाई रहेगा तो एयर मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड करेंगे। अगर एयर मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड करेंगे तो वो हल्के होंगे और वो ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। अगर वो ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो उस एरिया से प्रेशर कम कर रहे हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उस दौरान स्काई में क्या रहते हैं, क्लाउड्स बहुत ज्यादा रहते हैं और जो वेदर रहती है वो वेट रहती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें लोअर टेम्परेचर एरियाज की तो क्या होता है, वहां पे हवा ठंडी होती है और जब हवा ठंडी होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। एयर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, ना कि एक्सपैंड करते हैं। उस सिचुएशन में क्या होता है कि एयर हैवी होती है, वो सिंक करती है और जब वो सिंक करती है तो वो हाई प्रेशर क्रिएट करती है। तो वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही है। जब वो नीचे की तरफ जा रही है, सरफेस की ओर जा रही है, तो वो प्रेशर क्रिएट कर रही है। और जब हाई प्रेशर होता है तो इस सिचुएशन में क्या होता है, क्लियर और सनी स्काइज रहते हैं और एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरियाज में मूव करती है। अब आता है विंड। इस चैप्टर का नाम है एयर और अब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं विंड। एयर और विंड में डिफरेंस क्या है वो जान लेते हैं। एयर जब मूव नहीं कर पा रही है, मूव नहीं कर रही है, स्टेबल है, तो उसे एयर कहते हैं। और जब वही एयर मूव करना शुरू कर देती है तो उसे विंड कहते हैं।
द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। जैसे हमने अभी अभी डिस्कस किया कि जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है, उसी तरह से जब एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करती है तो उसे विंड कहते हैं। जब ये विंड धीरे धीरे मूव कर रही है तो बस पेड़ों के पत्ते हिलते हैं। जब बहुत तेजी से ये विंड मूव कर रही है तो कई बार ऐसा होता है कि पेड़ों की जड़ तक उखाड़ देती है, जिसे स्ट्रोम कहते हैं। कई बार विंड इतनी स्ट्रोंग रहती है कि उसके अगेंस्ट वो करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। और शायद आपने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि ये आसान नहीं होता कि अम्ब्रेला को उस सिचुएशन में आप होल्ड कर पाए। सीधा अम्ब्रेला है वो उल्टा हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है उस सिचुएशन में। और विंड्स को मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स और लोकल विंड्स। अब इनके नाम से ही क्लियर है कि ये विंड्स किस तरह की होगी। परमानेंट विंड्स हैं तो ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती होंगी। सीजनल विंड्स हैं तो मतलब सीजन के दौरान ही ये पैदा होती होंगी। लोकल विंड्स हैं तो ये लोकल एरियाज में ही, उनकी किसी लोकल एरियाज में कोई खास विंड्स होंगी, वहां पे क्रिएट होती होंगी, है ना। तो एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। परमानेंट विंड्स क्या है? द ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड्स। अब इन विंड्स को परमानेंट विंड बोला जाता है क्योंकि ये सारा साल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती रहती है। अब सीजनल विंड्स आता है। दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन में इनकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इंडिया में मॉनसून सीजनल विंड है, राइट। उसके बाद आता है लोकल विंड्स। दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया। किसी छोटे एरिया में किसी पर्टिकुलर डे या पर्टिकुलर डे में ये ब्लो करेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए लैंड और सी ब्रीज, तो ये डेली मूव करने वाली ब्लो करने वाली विंड्स है, राइट। इसके अलावा जो लू है ये भी लोकल विंड है, कहाँ की? नॉर्दर्न प्लेन्स की। नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ के? इंडिया की। ये भी लोकल विंड है। तो एवरीडे ब्लो करने वाली विंड्स है लैंड एंड सी ब्रीज। इसके अलावा साल के किसी खास दिन में या पर्टिकुलर टाइम में ब्लो करने वाली जो विंड है वो है लू, जो कि इंडिया में ब्लो करती है, ठीक है। तो ये थी 3 टाइप्स ऑफ विंड्स, परमानेंट, सीजनल एंड लोकल। अब बात करते हैं व्हाट इज मॉइस्चर। अगर सिंपली बात करें मॉइस्चर क्या है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, उसे मॉइस्चर कहते हैं। या अगर एक वर्ड में बात करनी हो मॉइस्चर क्या है तो वेटनेस, वेट और वाटर क्या है? मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। उसे ह्यूमिडिटी के नाम से भी जाना जाता है। When the air is full of water vapor, we call it a humid day. और जैसे जैसे एयर गर्म होती है तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है वाटर वेपर को होल्ड करने की। इस तरह से ये क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा ह्यूमिड हो जाता है। और जब बहुत ज्यादा ह्यूमिड डे हो तो उस दिन क्लोथ्स को सुखाना काफी मुश्किल हो जाता है। और और जो हमारी वो बॉडी पर पसीना पड़ता है वो इजिली इवेपोरेट नहीं होता है, जिसकी वजह से हम काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। और जब वाटर वेपर राइज करते हैं तो ये ठंडे होना शुरू हो जाते हैं। और जब वाटर वेपर कंडेंस होते हैं तो इनकी वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स बनना शुरू हो जाती हैं। और जब वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज्यादा मास में इकट्ठा हो जाती हैं तो उस वजह से क्रिएट होते हैं हमारे क्लाउड्स। और यही वाटर ड्रॉपलेट्स जब बहुत हैवी हो जाती है कि अब एयर उन्हें होल्ड नहीं कर पा रही है, एयर में वो फ्लोट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो नीचे सरफेस की ओर आ जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। अब रेन क्या है? प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। जब प्रेसिपिटेशन लिक्विड फॉर्म में अर्थ पर नीचे आती है आसमान से तो उसे रेन कहते हैं। तो क्या होता है कि सबसे पहले तो वाटर वेपर है। वाटर वेपर को जब न्यूक्लियाई मिलता है तो वो धीरे धीरे वहीं पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। जब बहुत ज्यादा मास में वो इकट्ठा हो जाते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स बना देते हैं। और जब वही वाटर ड्रॉपलेट्स जब बहुत बड़े मास में इकट्ठा हो जाती है तो वो क्लाउड्स बनाते हैं। अब धीरे धीरे उनका अमाउंट इतना बढ़ रहा है, उनका वेट इतना बढ़ रहा है कि वो एयर में होल्ड नहीं हो पा रहे हैं, एयर में फ्लोट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो नीचे धरती की तरफ, अर्थ के सरफेस की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और वही प्रेसिपिटेशन जब लिक्विड फॉर्म में अर्थ सरफेस पर आती है तो उसे रेन कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। तो जितना भी ग्राउंड वाटर है, मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर वो रेन वाटर की वजह से है। और प्लांट्स भी काफी हेल्प करते हैं वाटर को प्रिजर्व करने के लिए। अगर हिल्स की साइड से पेड़ों को काट दिया जाएगा तो रेन वाटर जो रहेगा वो डायरेक्टली फॉर्म करेगा माउंटेन से। उस वजह से क्या होगा कि माउंटेन्स के नीचे जो एरियाज रहेंगे वहां पर काफी ज्यादा फ्लड क्रिएट होगा। और ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। 3 तरह के रेनफॉल है मैकेनिज्म के बेसिस पर। द कन्वेंशनल, ओरोग्राफिक, साइक्लोनिक रेनफॉल। तो कन्वेंशनल रेनफॉल क्या है कि सूरज की किरणों की वजह से अर्थ का सरफेस जो है वो गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। और साथ में क्या हो जाता है कि वार्म एयर जो है वो ऊपर उठना शुरू हो जाती है और एक्सपेंड करती है। और बाद में ये क्या करती है? राइज होने के बाद कूल ठंडी हो जाती है और कंडेंस हो जाती है।
और जब ये प्रोसेस कंटिन्यूसली रहता है तो उस वजह से रेनफॉल होना शुरू हो जाती है। इस तरह की रेनफॉल जो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है इक्वेटोरियल एरियाज में। क्यों? क्योंकि वहां पे सूरज की किरणें डायरेक्टली फॉल करती है तो सबसे ज्यादा जो वहां का वाटर रहेगा वहां इवेपोरेट होगा। वाटर इवेपोरेट होगा, वहां की एयर एक्सपैंड करेगी, राइज करेगी, ऊपर उठेगी। ऊपर उठने के बाद वो फिर से ठंडी हो जाएगी, कंडेंस होगी, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चला रहता है। इसलिए जो इक्वेटोरियल एरियाज है वहां पे सुबह से लेकर दोपहर तक तो मौसम ठीक रहेगा, वेदर बिल्कुल साफ रहेगा, लेकिन शाम के दौरान वहां पे बारिश शुरू हो जाती है। अब आती है ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब ओरोग्राफिक रेनफॉल को रिलीफ रेन भी कहते हैं। कि क्या होता है कि वार्म एयर राइज करती है और माउंटेन्स के साथ साथ ऊपर की तरफ उठती हैं, और ऊपर पहुंचने के बाद ये ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के बाद ये कंडेंस होती है और वहीं पर रेनफॉल करती है। अब आती है लास्ट साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल क्या है? साइक्लोनिक रेनफॉल को फ्रंटल रेन भी कहते हैं। क्या होता है कि इस तरह की रेनफॉल तब होती है जब वार्म और कोल्ड एयर आपस में मिलती है, जो कि वार्म एयर लाइट होती है एज कम्पेयर टू कोल्ड एयर, और ये कोल्ड एयर के ऊपर राइज कर जाती है, और ये जब बहुत ज्यादा राइज कर जाती है तो ठंडी हो जाती है और अपने सेचुरेशन पॉइंट तक पहुंच जाती है और रेनफॉल करती है। अब बढ़ते हैं आगे। रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल के सर्वाइवल के लिए रेनफॉल, एनिमल्स और प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए रेनफॉल काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी की वजह से, और ये अर्थ सरफेस पर फ्रेश वाटर लेकर आती है। अगर कम रेनफॉल होती है तो उस वजह से है ड्रॉट जैसी सिचुएशन का क्रिएट होती है, और अगर बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाती है तो फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो हद से ज्यादा रेनफॉल हुई तो भी दिक्कत, अगर बहुत कम रेनफॉल हुई तो भी दिक्कत। अगर मॉडरेट रेनफॉल होती है तो ये सबसे बेस्ट रहती है। अब फॉर एग्जांपल मोसिन राम है ना, जो कि मेघालय में है, वहां पे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, लेकिन फिर भी वहां पे पानी की दिक्कत है। क्यों? ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्यों ऐसा है। अब डिस्कस करते हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, जो काफी इंपॉर्टेंट है जानना। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि करके। अब ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैस सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि वो एटमोस्फेयर में एक ब्लैंकेट सा क्रिएट कर देते हैं। अब ये ब्लैंकेट जो है वो ज्यादा हेल्पफुल नहीं है। इससे क्या होता है कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस हैं वो ट्रैप हो जाती हैं अर्थ के अंदर से, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है अर्थ का, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। अब ये नहीं भी होती तो भी दिक्कत थी। तो क्या होता कि अर्थ रहने के लिए बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाता, लेकिन अब जैसे कि ये धीरे धीरे बढ़ रही है, इसका अमाउंट बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसकी वजह से क्या है, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड है, अच्छी बात है उसका होना, क्योंकि उसकी वजह से जो हमारा जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, लेकिन अब इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि उसकी वजह से जो टेम्परेचर है बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है ना। अब ना हो तो अर्थ बिल्कुल ठंडा, अगर हद से ज्यादा हो अर्थ बिल्कुल गर्म। तो इसलिए इसको मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है, इसके बैलेंस को मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। अब टेम्परेचर में राइज होगा तो जो स्नो है ठंडे एरियाज में वो पिघलना शुरू हो जाएगी। इसकी वजह से जो सी लेवल है वो राइज करना शुरू करेगा। जो फ्लड है कोस्टल एरियाज में वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और बहुत ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स की एक्सटिंक्शन शुरू हो जाएगी। तो हमें इस चीज को मेंटेन करने की जरूरत है। अब ये जानकर हैरानी होगी कि जो सूरज की एनर्जी है 2 बिलियन पार्ट्स में सिर्फ एक पार्ट ही हमें रिसीव होता है। तो एक पार्ट ही इतनी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देता है। तो सोचो अगर ये एक पार्ट से बढ़कर 2 हो जाए या 3 हो जाए तो कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा अर्थ का। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को मापा जाता है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय एंड्रस सेल्सियस। एंड्रस सेल्सियस ने इसको इन्वेंट किया था। ऑन द सेल्सियस स्केल द वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है पानी और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू करता है। ऑन द मून देयर इज नो एयर एंड हेंस नो एयर प्रेशर। मून पर ना कोई हवा है और ना ही एयर प्रेशर है, इसलिए एस्ट्रोनॉट को स्पेशल गियर्स पहनने पड़ते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जब वो मून पर जाते हैं। और अगर वो स्पेस सूट्स नहीं पहनेंगे तो उनके ऊपर काउंटर प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से उनकी बॉडी से जो ब्लड वेसल होंगे वो बर्स्ट हो जाएंगे और एस्ट्रोनॉट्स ब्लीड करना शुरू कर देंगे। अ विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। जो विंड ब्लो करती है उनकी डायरेक्शन पर ही उनका नाम रखा गया है, जिस डायरेक्शन से वो ब्लो कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए वेस्टर्लीज, तो वो वेस्ट से ब्लो करती है इसलिए उन्हें वेस्टर्लीज कहा जाता है। इसके अलावा ईस्टर्लीज, वो ईस्ट से ब्लो करती है इसलिए उनका नाम ईस्टर्लीज है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो इस तरह से देखने को मिलता है। दूसरी तरफ
बैरोमीटर जो इस तरह का रहता है वो प्रेशर मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेन गॉज जो कि इस तरह से है, मेजर्स द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। उसके अलावा आता है विंड वेग जो कि इस तरह से दिखाई देता है, शोज द डायरेक्शन ऑफ द विंड। इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।